This call is now being recorded. बोलो, पहले लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं। H2O के फॉर्म में लिखा और उसके बाद में 6 लिख दिया, C6H2O6। तो पहले इनिशियल लेवल पे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पता है क्या बोली गई? कि जो भी कंपाउंड्स जो इस फॉर्मूला में बैठते हैं, ये सभी को कार्बोहाइड्रेट्स माना जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला? CxH2OY। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल दूं, C12H22 और O11। अब इतनी केमिस्ट्री भी हमने पढ़ी है बेटा कि इसको सुक्रोज बोलते हैं। यस सर। C12H22O11 इसको सुक्रोज बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग इस फॉर्मूला के फॉर्म में एडजस्ट तो कर सकते हैं। C12H2O और ब्रैकेट के बाहर 11। देखो हो गया, 11 2 से 22 ही होता है और O11। तो इनिशियल लेवल पर डेफिनेशन ऐसी बोली गई कि जो भी कंपाउंड CxH2OY के फॉर्मूले में सेट होते हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन ज्यादा चल नहीं पाई बेटा। वो चलने ना की वजह क्या है कि अगर मैं मान लो मैं बोलता हूं एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है कि नहीं? CH3COOH। यस सर। और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या मैं C2 लिख सकता हूं, कार्बन 2? हाइड्रोजन 3+1 4 लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर, लिख सकते। और ऑक्सीजन O2 लिख सकता हूं ऐसे। तो अगर मैं इसको भी सेट करना चाहूं उस फॉर्मूला में तो मैं जरूर कर सकता हूं बेटा, C2H2O और बाहर 2। देखो फॉर्मूला सेट हो गया कि नहीं? तो C2H2O2 के टर्म्स में ये सेट तो हो गया। अरे लेकिन ये तो एसिटिक एसिड है, दूर दूर तक ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। इसका मतलब पहली बात तो ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है। लेकिन फिर भी ये इस फॉर्मूला में सेट तो हो रहा है। इसका मतलब हर फॉर्मूला जो CxH2OY में सेट हो वो कार्बोहाइड्रेट हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। इसका मतलब डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। एक और होता है रैमनोज। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। इसको आप कभी भी उस फॉर्मूला में सेट कर सकते नहीं। अरे क्लियर हो रही है क्या डेफिनेशन दी गई और क्यों वो गलत है? रैमनोज का जो फॉर्मूला है वो ये है और वो कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन आप उसको कभी भी CxH2OY के फॉर्म में सेट कर ही नहीं सकते। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अब एक नई डेफिनेशन की जरूरत पड़ी कि एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट के लिए हम क्या डेफिनेशन पुट कर सकते हैं। तो वो बातचीत करी। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी डेफिनेशन आप लोग नोट भी करेंगे बेटा। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर, याद भी करनी है आपको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर लिखा जाता है पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स। मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, या तो वो क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो
या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और दोस कंपाउंड्स which on hydrolysis gives पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और दोस कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड से हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अल्डिहाइड एक ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर, और पॉली का मतलब मैनी होता है और हाइड्रोक्सी का मतलब OH होता है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और OH ग्रुप कई सारे उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो ऐसे को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं ग्लूकोज के एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूं, और मैं चाहूंगा बेटा कि आप इसका स्ट्रक्चर याद कर लें। ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मूला तो हम सबको पता है कि वो C6H12O6 होता है, बोलो बराबर है ना। अब इसका जो फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो समझना है आपको। देखो कैसे बनाएंगे। ऊपर लिखने का CHO, फिर एक बना देनी है आपको लाइन, वर्टिकल लाइन, और बीच में बना देनी है आपको 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो नीचे ग्रुप निकलता है उसको बोलना है CH2OH। बोलो बेटा, इतना कर लोगे? याद करने की कोशिश करनी है आपको, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, लेकिन आपको कोई भी स्ट्रक्चर याद करना नहीं पड़ेगा अगर आपको ये फॉर्मूला और एक आध दो फॉर्मूले और बताऊंगा बस वही याद है तो। ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे? CHO, और सबसे नीचे क्या रखेंगे? CH2OH। अरे सुन रहे हो? यस सर। यस हाँ सर। सर। अब हमको HOH को प्लेस करना है, नीचे से ऊपर HOH, HOH, OHH और HOH। ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किस तरह से डिजाइन हुआ सर ये स्ट्रक्चर, कैसे पता चला उनको, ये सब हमारे सिलेबस में है। अभी तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा के डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो CHO ग्रुप है इसका मतलब ये अल्डिहाइड हुआ कि नहीं? यस सर। अब सोचो यस सर। कि इसके पास में OH ग्रुप यहां पर भी है, OH ग्रुप यहां पर भी है, एक OH यहां पर भी है, OH यहां पर भी है, OH यहां पर भी है। OH को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी, और बहुत सारे OH वाले को हम लोग बोलेंगे फिर पॉलीहाइड्रोक्सी। C6H12O6 हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और वो क्या है? ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या इसका मतलब समझ में आया आपको? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और बहुत सारे OH ग्रुप भी होने चाहिए, तब जाके उसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहेंगे। और अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है तो वो नेसेसरीली क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
तो ये जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है ग्लूकोज। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं हाँ यहीं पे सर। बताते हुए चलूं, इसको हम लिखेंगे बेटा डी ग्लूकोज। हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स चैप्टर में हम लोगों ने ये बात तो बेटा सीखी हुई है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब क्या होता है, याद है? हाँ सर, डेक्स्ट्रो लेवो। नहीं, वो तो स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है। कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलो। स्मॉल डी जो होता है ना, उसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। हाँ सर। और सिर्फ डी नहीं, डी को, स्मॉल डी को आप प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, फिर एल का मतलब लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। और सिर्फ एल नहीं, आप इसको माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इनका मीनिंग भी समझते हुए ही चलना है हमको कि डेक्स्ट्रो का मतलब होता है वो पी पी एल को सी डब्ल्यू आर करवाता है। क्या मतलब इसका? पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, याद है? यस सर, याद। और उसका रोटेशन करवाता है क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और प्लस से, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। और अगर कोई सब्सटेंस आपके पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवा दे, तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम लेवो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं और उसको एल माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो, याद रह गया अभी ये चीज वापस एक बार? यस सर। मैं तो पूछ नहीं रहा स्मॉल डी और स्मॉल एल, जरूरत पड़ेगी हम लोग को स्मॉल डी और स्मॉल एल की, तो एक बार रिवाइज तो कर लिया हमने। मैं पूछ रहा हूं कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब क्या होता है? और ये स्मॉल डी, स्मॉल एल, कैपिटल डी, कैपिटल एल, ये सब डिफाइन ही किसके लिए किए गए हैं? बोलो हाँ क्या ना? अगर आपका सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस अगर आपका है, तब जाके वो स्मॉल डी या स्मॉल एल हो सकता है, तब भाई जाके वो किसको आवाज कैपिटल डी कट रही है? मेरे को कैपिटल एल हो आवाज कट सकता रही है। है सर। हाँ बेटा, नहीं माधव, तेरा इंटरनेट स्लो है, आवाज ठीक आ रही। बोलो बोलो क्या हो गया, बोलो मेरे को बोलो। सर उसका आवाज कट रही थी और कुछ नहीं। किसको? माधव। हेलो सर। आवाज कट रही है बेटा? सर बीच में कभी सिर्फ कभी उसको कटती सर, है। बाकी को शायद ठीक ही आ रही है, मुझे ठीक। मुझे भी अच्छा, आदित्य पहले आदित्य को मुझे भी ठीक आ रही है ना? हाँ, तो फिर माधव का इंटरनेट स्लो होएगा, बराबर है। ठीक है, क्योंकि मैं तो फुल नेटवर्क में हूँ, देखो ना, मेरी तो स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख लो नेटवर्क मेरा, है ना? तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल डिफाइंड है। अरे जब हम लोगों ने हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स चैप्टर पढ़ा था, तब मैंने आपको सिखाया था कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को कैसे पहचानते हैं, स्ट्रक्चर देख के कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। बताओ तो जरा कैसे पहचानते हैं, क्या ढूंढते हैं उसके अंदर? ये सब काम आने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूँ। सर वो सारे उसके एटम्स अलग अलग होने चाहिए, 4 बॉन्डिंग्स ऑफ हाँ, कार्बन। और ऐसे एटम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसिमेट्रिक हाँ, कार्बन इसमें एटम, याद है ना?
तो अगर जिस हाँ किसी सर। के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। और जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैंने आपको बताया था कि मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह होती है। तो ऐसा अपने को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम को ही हम लोग कायरल कार्बन एटम भी बुलाते हैं। बोलो, बुलाते हैं ना? यस सर। बोलो। और ये वो कार्बन एटम होता है जिसकी चारों के चार वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई की गई हो और उसको स्टार बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो, इतना पूरा का पूरा बैकअप क्लियर होता है? ये सब चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई थी, इसको हमने रिवाइज किया। कार्बोहाइड्रेट में इसको हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं बेटा। अगर एक कार्बन की चारों वैलेंसीज ओपन है और चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई की गई हैं तो हम उसको बोलेंगे कार्बन एटम को या तो कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ऐसे सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोला जा सकता है। और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए ही कैपिटल डी और कैपिटल एल और स्मॉल डी और स्मॉल एल को डिफाइन किया जाता है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है तो ऐसे सब्सटेंस को डेक्स्ट्रो बोल के स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो ऐसे सब्सटेंस को ही लिवो रोटेटरी सब्सटेंस स्मॉल एल या नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो अभी भी ये पता चल गया। लेकिन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, जहां से ये बात शुरू हुई है तो उसका मतलब क्या है? तो वो यहां पे देखो। अब मुझे बताओ कि जो ग्लूकोज आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है? बता लोगे? बिल्कुल बता लोगे अभी आप? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ सर। क्यों? बोलो बोलो, बराबर बोलो, क्यों? सर जो ऐसे चारों बॉन्ड पे अलग अलग लगे हुए हैं ग्रुप, फंक्शन ग्रुप, अगर ऐसे देखे तो। कौन सा कार्बन है बेटा? कौन सा कार्बन है असिमेट्रिक? कौन सा कार्बन एटम? मुझे बताओ। क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? बोलो, है या नहीं? हाँ सर। यस सर। नहीं सर, नहीं है? ये नहीं है। वो नहीं है क्योंकि उसकी चारों वैलेंसिंग नहीं ओपन। यस सर। पहली बात तो इसको प्लस हटा देता हूँ यहाँ से, स्टार हटा दिया। अब अगर मैं CHO को स्प्रेड करके आपको बताऊं ना तो C डबल बॉन्ड O है और H है और नीचे बॉन्ड है। यस सर। अब जरा ध्यान से अगर आप देखो बेटा तो कार्बन की चारों वैलेंसी ओपन ही नहीं है, एक तो डबल बॉन्ड है, तो वो तो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब उसके Yes, नीचे वाले कार्बन पे आते हैं तो उसके नीचे वाले पे लेफ्ट पे H है, राइट पे OH है और नीचे एक बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सर ठीक है। असिमेट्रिक। अब वो असिमेट्रिक हो गया। तो ऊपर CHO है, नीचे कोई एक अलग ग्रुप है, इतना बड़ा अलग ही ग्रुप है ना कुछ, यस सर। OH है और H है। तो इसके चलते हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा जो ये वाला कार्बन एटम है ना, ये वाला,
ये जो है वो एसिमेट्रिक है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये वाला भी एसिमेट्रिक है। यस सर। क्या कार्बन? राइट में H, लेफ्ट में OH, ऊपर में कोई 2 कार्बन का अलग ग्रुप है और नीचे में 3 कार्बन का अलग ग्रुप है। कोई ग्रुप को जब देखोगे तो कलेक्टिवली देखना बेटा, एक सिंगल कार्बन को मत देख लेना कि नीचे भी कार्बन ऊपर भी कार्बन है ना। तो ग्रुप को देखोगे तो पूरे ग्रुप को देखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको देखो, ठीक है, ये, और फिर इसको देखो तो ये भी एसिमेट्रिक है। तो ग्लूकोज के अंदर तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। अब ये जरा देख लो कि ये तो एसिमेट्रिक नहीं है। ये वाला भी है क्या एसिमेट्रिक? नो सर, एच क्योंकि के साथ CH2 दो है, बॉन्ड्स है। CH2 का मतलब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो तो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया सर कि जो ग्लूकोज है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि उसके पास में 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ओके, समझ में आ गया सर। ऑप्टिकली एक्टिव तो है, और आपने अभी बोला सर ऑप्टिकली एक्टिव के लिए ही कैपिटल डी और कैपिटल एल डिफाइन होता है। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो कैपिटल डी होगा या कैपिटल एल होगा? दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा सर, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। और उसमें भी मैंने लिखा है उसको कैपिटल डी। अब ये कैपिटल डी का मतलब समझ लो आप, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बोलता हूं, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर पूरे स्ट्रक्चर का सेकंड लास्ट कार्बन एटम, दोनों बात एक ही है। वो कौन सा है इसके अंदर, तो वो मैं बता दूं, वो है ये वाला। आप नंबरिंग करो कार्बन एटम की इसके अंदर, तो CHO को 1 बोलोगे कि नहीं? ये 1 होगा कि नहीं? यस सर। अरे जब नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप से ही तो नंबरिंग करोगे। CHO को 1 बोलोगे आप, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, ठीक है। तो 5th नंबर का कार्बन ही तो सेकंड लास्ट हुआ। 1 से लेके 6 तक है बेटा, सेकंड लास्ट तो 5th वाला ही हुआ ना। यस सर। हाँ सर। ओके, सेकंड लास्ट। अच्छा, क्या वही सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है? हाँ सर। एसिमेट्रिक में पहला कौन सा? ये वाला। दूसरा कौन सा? Yes, ये sir. वाला। तीसरा कौन सा? ये वाला। और चौथा कौन सा? ये वाला। हम्म, या लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलो या सेकंड लास्ट कार्बन एटम बोलो, बात तो ये 5th नंबर वाले की ही होगी। यस सर। ओके, अब जब इसका कॉन्फ़िगरेशन में, ये वाले कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन में OH की पोजीशन राइट हैंड साइड पर होगी, OH की पोजीशन अगर राइट हैंड साइड पे होगी तब जाके इसको बुलाएंगे हम D। ओके, सेकंड लास्ट कार्बन एटम या लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम में अगर OH ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो ऐसे आइसोमर को हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो, एकदम क्लियर? Yes, sir. चलो, कैपिटल D ग्लूकोज बोलो, या इसको ऐसे भी बोला जाता है, प्लस कैपिटल D और ग्लूकोज। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एड ऑन कर दिया मैंने। क्या मैंने कैपिटल D का मतलब समझा दिया आपको?
OH की पोजीशन राइट साइड पे है ना, वो कैपिटल डी है। बोलो हाँ के ना। यस यस सर। सर। और ये ग्लूकोज के ऊपर ये जो प्लस साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? स्मॉल डी। और स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है अपना? डेक्स्ट्रो। बोलो बेटा, समझ Yes, आती है sir. बात? हाँ यस सर। तो सर। डी ग्लूकोज का मतलब वो है तो ग्लूकोज, कैपिटल डी का मतलब उसका सेकंड लास्ट कार्बन का जो OH है वो राइट में है, और प्लस मतलब कि अगर इस सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास होगी तो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कितना होगा? क्लॉकवाइज। और अगर याद करना चाहो तो वो डेक्स्ट्रो में जो क्लॉकवाइज रोटेशन करवाता है वो +52.5 डिग्री का करवाता है। इंफॉर्मेशन है, अगर लेना चाहो तो रखो अपने पास में। समझ में आया? तो +52.5 डिग्री सर। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि ये +52.5 डिग्री को हम लोग डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं, या फिर प्लस डी ग्लूकोज बोलते हैं। डी को आगे पीछे आप कर सकते हो, डी प्लस ग्लूकोज बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो। ठीक है सर। इसके अंदर अगर डी की जगह पे एल चाहिए और प्लस की जगह पे माइनस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा, खाली जो आपका ग्लूकोज आपके पास है उसकी ले लेनी है आपको मिरर इमेज, बस। नहीं आया? क्या बोला, समझा क्या कुछ? जैसे देखो, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को तो आपने याद कर लेना है बेटा, बस याद रखो ये। क्या करें? CHO बोलो, लिखेंगे नहीं? पहला, फिर हम लोग बनाते हैं वर्टिकल लाइन, फिर हम लोग बनाते हैं 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर नीचे हम लोग लिखते हैं CH2OH। फिर क्या स्कीम बनाते हैं? HOH। फिर क्या बोलते हैं? HOH। फिर क्या बोलते हैं? OHH। फिर क्या बोलते हैं? HOH। बोलो हाँ के ना। यस सर। ग्लूकोज का नाम आपको समझ में आ चुका है, कैपिटल डी, साथ में प्लस और साथ में ग्लूकोज। तो डी प्लस ग्लूकोज। एक ही मिनट दो मुझे अभी। हाँ बोलो, क्या हुआ? तो कल 4 थी ना? अच्छा सुनो, कल के लेक्चर में कौन कौन एब्सेंट था केमिस्ट्री के लेक्चर में? फटाफट जरा बोलो तो। आयुषी तो एब्सेंट थी कल, और बाकी सभी लोग प्रेजेंट थे। नहीं, आलिया तो आई थी कल। सर 2 लोग थे एब्सेंट। नहीं 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 नहीं, दो नहीं सर, सब। एक ही था कल। और कौन था, नाम पता है? हाँ सर, मैं आई थी कल ना। हाँ आलिया तो आई थी पक्का, चलो मेरे को मालूम है। हम्म। एक मिनट एक मिनट, आयुषी आज भी नहीं है क्या? नहीं सर। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, परसों कितने लोग एब्सेंट थे? कल आयुषी एब्सेंट थी, परसों यहाँ पे जो लोग हैं उसमें से एब्सेंट था परसों के दिन?
सर शायद मैं थी, शायद। हाँ सर आलिया मैं एब्सेंट एब्सेंट था। थी, अब्दुल भी एब्सेंट था। सर ये कृषभ क्रुशब परसों भी कहाँ आया गया? था। क्रुशब अपने केमिस्ट्री के लेक्चर में आया था ना? सर जिस दिन बीमार था शायद उस दिन किसी लेक्चर में नहीं गया था। नहीं नहीं नहीं, आपने बात तो करे थे, मैंने आपको आप दोनों को रुकने के लिए बोला था परसों के दिन, वही था ना? किधर है यार वो क्रुशब? बोल नहीं रहा यार, फटाफट बोलो यार। सर सर कल व्हाट्सएप आपने बोला था उसको रुकने के लिए, माधव और मैंने कृषभ। कल हाँ बोला सर, था उसको रुकने के लिए। हाँ परसों नहीं आया था कृषभ। परसों क्रुशब भी नहीं आया था, चलो पक्का ना? हाँ सर मैं व्हाट्सएप भी चेक कर लेता हूँ एक बार। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि मेरे लेक्चर में आने के बाद में फिर उसके बाद में नहीं आया था, ऐसा सर नहीं। पहला लेक्चर लिया था और फिर उसके बाद मैसेज मैंने आया था कोशिश उसके की पापा है का। परसों के दिन पे। हाँ मेरे लेक्चर में आया था। हाँ सर सुबह सुबह आपका लेक्चर है शायद परसों। सर लेकिन परसों वो आधे से फिर निकल गया था सर, कभी? आपके परसों लेक्चर में से ही सर। अरे तो लास्ट में जो हम लोगों ने बात करी थी 10 मिनट यार, तू और क्रुशब रुक के परसों के दिन। हाँ तो सर वो हाँ हुई ना सर, वो एक्चुअली हाँ तो मैं भी था अभी ना? आया सर, मेरा भी कब का नेट प्रॉब्लम का चल रहा है। हाँ ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट तो था ना, नेट इश्यू का जो वो इग्नोर करते हैं अपने। हाँ हाँ सर वो लास्ट में तो था ही सर, हमने हाँ बात तो भी की थी, परसों दिन सब हो क्रुशब गया ठीक सॉर्ट। है मेरे लेक्चर में, और उसके बाद नहीं थी ना और कुछ? और उसके बाद में सेकंड को, उससे पहले के वाले दिन में कुछ ही नहीं आई थी, है सर ना? उस वो नहीं पता सर। उतना पुराना याद नहीं। वो रैंडम हाँ सर वो अभी पता नहीं। क्या। हाँ छोड़ो, चलो रिकॉर्डिंग चालू है, वरना कुछ बोलने वाला था। हाँ तो क्या बता रहे थे? चालू ही है ना, शेयरिंग भी चालू ही है। हाँ तो हम लोग कह रहे थे बेटा कि दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, डी प्लस ग्लूकोज। ये डी प्लस ग्लूकोज, डी और प्लस की साथ ये एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा। कैपिटल डी ये OH पे होना, और प्लस आप थियोरेटिकली कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बेटा। ये जो प्लस की साइन लिखी हुई है वो थियोरेटिकली हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो तो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि जो प्लस है उसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और वो मैंने प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करके आपको इंफॉर्मेशन दी है बेटा। ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर जब भी होगा वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम लोग ये कह रहे थे कि जो, अगर मान लो कि मुझे बनाना है एल माइनस ग्लूकोज, कैपिटल एल, फिर बाद में मुझे बनाना है माइनस, और फिर बाद में मुझे बनाना है ग्लूकोज। एल माइनस ग्लूकोज मुझे बनाना है अगर, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्या करना है ना, बस खाली इसका मिरर इमेज ले लेना है, इसका मिरर इमेज ले लो बस। तो क्या करो, तो OH उस साइड पे CH2 CH2 ही लिखो, CH2OH को भी एज इट इज लिखो। बस अब जो स्कीम बनाओ यहां से बनाओ, HOH, फिर HOH, फिर OHH, है सर। फिर HOH। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है ना बेटा, वो भी ग्लूकोज ही है। एग्जैक्ट पूरी के पूरी मिरर इमेज लेने से कभी भी नाम बदलता नहीं है, ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहता है। लेकिन मिरर इमेज लेने से अब आप देख पा रहे हो बेटा कि आपका जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसकी OH की पोजीशन कहां पर हो गई? लेफ्ट हैंड साइड पे हो गई। तो अब उसको बुलाएंगे हम क्या, कैपिटल एल। और जब इसके सॉल्यूशन को आप प्लेन पोलराइज लाइट पास कराओगे, इसके सॉल्यूशन में से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट पास कराओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, इसलिए मैंने ये सिंबल लगाया है माइनस का।
बोलो बेटा, क्लियर होता है एकदम से? डेफिनेशन ही चल रहा है अभी, डेफिनेशन में बहुत सारी बीच बीच में से इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने। हाँ सर डी क्लियर। प्लस ग्लूकोज, एल माइनस ग्लूकोज, और मैंने आपको इंफॉर्मेशन ये भी दे दी है कि अगर डी प्लस ग्लूकोज के लिए अगर आप एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हो तो वो 52.5 आता है, मतलब इसका जो थीटा है वो प्लस 52.5 डिग्री आता है। तो एग्जैक्टली उसकी जो मिरर इमेज होगी ना, उसका जो थीटा आएगा वो सेम इन मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन बदल जाएगी, क्लॉकवाइज की जगह पे वो क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोलो, ठीक है। और ये डी और एल के जो पैर होते हैं, उन पैर को ही हम लोग क्या बोलते थे बेटा? इनहैंशियल। इनांशियोमर्स। बोलो बेटा, कुछ डाउट है यहां तक? नो डाउट। तो ये बात हो गई पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स की। डेफिनेशन में लिखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का मीनिंग क्या होता है? तो बस ये होता है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको ग्लूकोज की सारी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को पढ़ना है, उसका भी एग्जाम्पल देखना पड़ेगा अपने को, तब जाके डेफिनेशन क्लियर होगी। और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्लियर ना, तो आगे पूरा का पूरा पार्ट क्लियर। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ओके। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मैं बना के दिखाता हूं आपको, फिर मत नाम भी बताता हूं, सब कुछ बताता हूं इसके बारे में। ऊपर आएगा CH2OH, डिफरेंट है। ग्लूकोज के केस में ऊपर आया था CHO, यहां पर आएगा CH2OH। फिर बाद में सिंगल बॉन्ड करके C डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद में बनाई जाएगी वर्टिकल लाइन, और ये बार बनेगी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे तो अभी भी CH2OH ही आएगा, और स्कीम भी वही होगी, HOH HOH OH H। ये स्ट्रक्चर को देख लो जरा अच्छे से। ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH, सेकंड नंबर पे C डबल बॉन्ड O, और बाकी की फिर वर्टिकल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें वो स्कीम हमारी HOH HOH और OHH वो एज इट इज रहा, ठीक है। अब सोचो कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है या नहीं? डेफिनेटली है। OH 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 और OH, क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? हाँ है। तो सर ये तो समझ में आ गया कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। मुझे बताओ बेटा, क्या ये कीटोन भी है? यस सर, है ना। कीटोन है। देखो C डबल बॉन्ड O के कार्बन से दोनों तरफ अगर कार्बन जुड़े हुए हो तो उन्हें हमें कीटोन बोलना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और जो स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर बनाया गया है वो आपका जो है, वो पहली बात तो डी है, फिर माइनस है, और इसका नाम आपने आज तक सुना है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रुक्टोस, डी माइनस फ्रुक्टोस। सर ये कैपिटल डी का मतलब OH का लेफ्ट साइड पे होना, सॉरी राइट साइड पे होना। अरे हाँ के ना? हाँ सर। माइनस का मतलब इस कार्बोहाइड्रेट का लेवो रोटेटरी होना, यस सर। और फ्रुक्टोस इसका नाम है। देखो याद रखो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है बेटा। C6H12O6 ही ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी होता है।
लेकिन इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। आप ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो C6H12O6, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला बोलो C6H12O6, तो डिफरेंस कहाँ आता है, एक ग्लूकोज होता है एक फ्रुक्टोज होता है, तो डिफरेंस उनके स्ट्रक्चर में होता है बेटा। अब ये जो आपके सामने बनाया हुआ है वो D माइनस फ्रुक्टोज है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको कैपिटल L प्लस फ्रुक्टोज बनाना है तो आप बना पाओगे बेटा? क्या करेंगे, बस सिर्फ इसकी मिरर इमेज ले लेंगे। हाँ सर, सिर्फ मिरर इमेज ले लेंगे तो वो D से L बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, और फ्रुक्टोज का तो फ्रुक्टोज ही रहेगा। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, तो आप कभी भी ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में मत रखना कि कैपिटल D हमेशा प्लस होता है और कैपिटल L हमेशा माइनस होता है। नहीं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। कैपिटल D का मतलब ही कुछ और है और प्लस का मतलब ही कुछ और है। तो कैपिटल D के साथ में हमेशा प्लस रहेगा और कैपिटल L के साथ में हमेशा माइनस रहेगा, ये सोचना ही गलत है बेटा। बोलो, आर वी क्लियर सो फार? यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की, लेकिन डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट नहीं होता। डेफिनेशन कहता है कि वो कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले, उसको भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे पास C12H22O11 है जिसे हम सुक्रोस बोलते हैं, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं एसिडिक मीडियम में 393 केल्विन पर, वो सब मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल के लिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर इसका मैं करता हूं तो कार्बन तो 12 ही रहेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास 22 थे, 2 लेने के बाद 24 बन जाएंगे। बोलो हाँ के ना? यस सर। और O अपने पास में 11 है, 1 लेने पर 12 बन जाएगा। यस सर। और जब बीच में से तोड़ेंगे इसको तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन 6 और कार्बन 6 में स्प्लिट कर दो इसको। हाइड्रोजन 24 थे तो हाइड्रोजन 12 और 12 कर लो, ऑक्सीजन 12 थे तो उसको 6 और उसको 6 कर लो, ये हो गया हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट। हाँ अब सर। हम सबको ये बात पता है कि इसमें से एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। तो अब चीजें क्लियर हो रही हैं सर? C6H12O6 को ही 2 बार लिख के नाम अलग अलग लिख रहा हूं, एक को ग्लूकोज लिखा एक को फ्रुक्टोज लिखा। हाँ सर। एक ऐसा कंपाउंड है, सुक्रोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। अब ये तो मैं प्रूफ कर चुका हूं कि ग्लूकोज जो है वो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और जो फ्रुक्टोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ये तो मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो जो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है ना, इसलिए हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुक्रोज को भी क्या मानेंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि उसके हाइड्रोलिसिस से मुझे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? अब एक बार डेफिनेशन को आप देख के डेफिनेशन को याद भी कर लो बेटा। देखो ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या वो कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने से आपको मिले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम लोग बुलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें से मैंने आपको ग्लूकोज को स्ट्रक्चरली प्रूफ करके बताया कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मैंने फ्रुक्टोज को स्ट्रक्चरली प्रूफ करके बताया
कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और मैंने सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपको बताया कि एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रुक्टोज मिलता है ना। दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलते हैं ना तो भी चलता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही मिलना चाहिए। दो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाते तो भी चलता, दो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाते तो भी चलता, दो से ज्यादा मिल जाते तो भी चलता। एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा तब भी चलेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं बेटा कि ये अगर सुक्रोस है C12H22O11, तो एक आपका होता है माल्टोस, और माल्टोस का फॉर्मूला भी C12H22O11 ही होता है। सर तो सेम फॉर्मूला के दो अलग अलग नाम कैसे होते हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर आप माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करते हो तो भी आपको C6H12O6 और C6H12O6 ही मिलता है, लेकिन इस बार पहला वाला ग्लूकोज है और दूसरा वाला भी ग्लूकोज है। कैन यू मेक आउट द डिफरेंस बेटा? ये डिफरेंस मेक आउट करना है आपको कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलता है, मतलब सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जबकि माल्टोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। हाँ ना बोलो कुछ। यस सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं C6H12O6, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका जो टेस्ट होता है ना वो होता है स्वीट। सबने मेरे ख्याल से अब तक अपनी लाइफ में ग्लूकोज को चख के तो देखा ही होगा। यस सर। और ऐसे स्वीट टेस्ट वाले कार्बोहाइड्रेट को नाम दे दिया गया कि आप इनको सैकेराइड्स भी बुला सकते हो। क्या बुला सकते हैं? सैकेराइड। सैकराइड्स। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब जो ये आपके सामने सैकेराइड पड़ा हुआ है, टेक्स्ट बुक बता के मैं अंडरलाइन तो करवाऊंगा हर चीज, नोट्स पे फोकस मत करो, अभी आप समझने पे फोकस करो जो जो चीजें मैंने बता रहा हूं आपको। सैकेराइड्स में ये एक ऐसा सैकेराइड है जिसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। सर क्यों हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये ग्लूकोज जो होता है वो यूनिट है, सिंपलेस्ट यूनिट है ये। मतलब सर सिंपलेस्ट यूनिट का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन से नहीं बना, ये खुद एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको फर्दर तोड़ के हम कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड नहीं बना सकते। देखो जैसे मैं डिफरेंस मेकआउट करने के लिए बताऊं, तो माल्टोज जो है ना वो दो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तभी तो उसके हाइड्रोलिसिस करने से हमें छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में दो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और ग्लूकोज मिले थे। अरे कैन यू मेक आउट द डिफरेंस? हम लोग बोलते हैं कि ये जो C6H12O6 है वो ऑलरेडी कैसा है? सिंपलेस्ट। तो उसके हाइड्रोलिसिस को, उसका हाइड्रोलिसिस करवा के क्या आपको और कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं? तो हम कहते हैं नहीं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बुलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। जो ऑलरेडी क्या हो? सिंपलेस्ट, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं हो। समझ में आता है? हाँ ना कुछ बोलो तो आगे बढ़ू, यस सर। है ना।
जो ऑलरेडी सिंपल है, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोस मोनोसैकेराइड है। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रुक्टोस, बोलो बोलो, फ्रुक्टोस क्या होगा? सर वो भी। सर वो भी मोनोसैकेराइड होगा, वो भी तो हाँ सर। C6H12 था। और अगर मैं आपसे पूछूं सुक्रोस, तो क्या ये मोनोसैकेराइड है? क्या sir. सुक्रोस नो मोनोसैकेराइड सर। है? No, नहीं। नो disaccharide. सर। सर इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, और हाइड्रोलिसिस के बाद दो छोटे छोटे सैकेराइड बनते हैं। तो सुक्रोस जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम लोग डाइसैकेराइड बुलाते हैं। मोनो नहीं, डाइसैकेराइड बुलाते हैं। ओके। और ऐसे ट्राइसैकेराइड हो सकते हैं, टेट्रासैकेराइड हो सकते हैं, इस तरह से सैकेराइड बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट के कितने यूनिट्स मिलते हैं बेटा? 2 यूनिट्स। और 2 से लेके यूनिट तक अगर हमें मिलते रहेंगे, तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स तो बेचारा अकेला था, एक ही मॉलिक्यूल। सर जो कार्बोहाइड्रेट हमें 2 यूनिट देगा, वो ओलिगोसैकेराइड होगा। सर जो 3 यूनिट देगा, वो भी ओलिगो होगा। सर 4 यूनिट जो देगा, वो भी ओलिगो होगा। सर ऐसा करते करते 10 यूनिट तक मिले तो उसको ओलिगो बुलाएंगे। और ओलिगो में डाइसैकेराइड होता है, ट्राइसैकेराइड होता है, टेट्रासैकेराइड होता है, पेंटासैकेराइड होता है, हेक्सासैकेराइड होता है, इस तरह से। अरे क्लियर? अगर 10 से ज्यादा मिले तो फिर उसको हम लोग बुलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। बोलो, समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको पॉलीसैकेराइड्स बुलाएंगे हम लोग। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है सर इसका? इसका एग्जाम्पल होता है बेटा स्टार्च। स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स है। अगर इसका मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं ना, तो मुझे n मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसके मिल जाते हैं? ग्लूकोज के। ठीक है। तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज उसके अंदर कंसिस्टिंग होता है। तो वो एक अपने आप में एक पॉलीमर है, और पॉलीमर के लिए हम लोग यहाँ पे पॉली यूज करते हैं, और सारे ही सैकेराइड्स मिलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी, वो एक बार फटाफट मैं टेक्स्ट बुक ओपन करके भी आपको टिक मार्क करवा देता हूं। ठीक है। वैसे तो मैंने बीच बीच में से पढ़ा दिया है, अब देख लेते हैं कितना हमारा हुआ है। ठीक है। हाँ सर। तो ये मैंने क्या किया, टेक्स्ट बुक ढूंढनी पड़ेगी आपने ना। सर शेयरिंग स्क्रीन बंद कर दिया। तो टेक्स्ट बुक दिखानी है ना अभी मेरे को। हाँ सर, लेकिन स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा पहले। अरे हाँ, क्यों? स्क्रीन तो शेयरिंग ही करना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है, सर। समझ गया समझ गया। तो टेक्स्ट बुक आप लोग भी ओपन करो, चलो तब तक मैं टेक्स्ट बुक ढूंढता हूँ। चलो टेक्स्ट बुक तो मेरे को मिल चुकी है। टेक्स्ट बुक ढूंढने के बाद क्या करो? स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। शेयरिंग तो हो गया। टेक्स्ट बुक में ना सबसे पहले आप ऐसा करो, अभी यार टेक्स्ट बुक भी इसमें ओपन नहीं है, चलो कुछ नहीं। ये आप लोग जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने का है अपने को, वो सब पढ़ लेना। जो मैंने आपको शुरू में बताया ना बेटा, CxH2O वाला पार्ट, और ग्लूकोज का हाँ सर। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, वो आपके इंट्रोडक्शन 14.1 में लिखा हुआ है पूरा, तो वो आप लिख लेना। ठीक है।
और मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन के फॉर्म में बताया ना, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो वो सब आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, अब मैंने जिस ऐप में ओपन किया उसमें टिक मार्क नहीं होएगा, एक मिनट, इसको बैक करें अगर, चलो कुछ नहीं, वो टिक मार्क बाद में करवा दूंगा, ये सब आप रीड कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से पूरा का पूरा पढ़ लेना। ग्लूकोज का प्रिपरेशन वगैरह हमारा तो बाकी है, स्ट्रक्चर वगैरह बाकी है। और जो मैंने आपको आज देखो ये सब चीजें समझा दी है, डी प्लस ग्लूकोज है ना, और ग्लूकोज के जैसा ग्लिसरॉल्डिहाइड भी हो सकता है, तो वो भी प्लस, मतलब बताने का मतलब ये है कि डी का मतलब क्या होता है। देखो सेकंड लास्ट वाला जिसमें बॉक्स बनाया हुआ है, सेकंड लास्ट में OH जब राइट साइड पे होता है ना, तो उसको डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। ये सब स्ट्रक्चर वगैरह मैंने जो आपको बताया है वो सब इसमें बीच बीच में है, अभी वो सब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी अब आप लोग का काम यही होगा, टिक मार्क भी हम लोग करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ के रखना, और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स तक पढ़ के रखना, ठीक है। अभी जो ट्राइओस होता है, टेट्रोस क्या होता है, वो सिर्फ देखो अभी पढ़ भी सकते हैं, देखो 14.1 वाला टेबल है ना, वो अभी पढ़ सकते हैं हम लोग। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन है, 3, तो उसके लिए जनरल टर्म क्या होती है पता है, 3 के लिए ट्राई और ओस, ट्राइओस, ठीक है। और अगर वो ट्राइओस अल्डिहाइड कंटेनिंग है तो उसको बोलेंगे अल्डो ट्रायोस, और कीटोन कंटेनिंग ग्रुप है तो उसको कीटो ट्रायोस बोलेंगे। अब बोलो पढ़ लोगे ये, यस सर। है ना, एकदम Yes, सिंपल है बेटा। जैसे मान लो कि 5 कार्बन वाला है तो उसको पेंटोस बोलेंगे, जनरल टर्म उसका पेंटोस हो जाएगा। अगर पेंटोस अल्डिहाइड कंटेनिंग है तो क्या बोलेंगे, अल्डो पेंटोस। और कीटोन कंटेनिंग है तो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कार्बोहाइड्रेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं, वो अल्डिहाइड कंटेनिंग भी हो सकते हैं और वो कीटोन कंटेनिंग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से उनके नाम लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ग्लूकोज कितना कार्बन कंटेनिंग था, बोलो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन थे। सर 6। 6। तो उसको Six, कौन सी sir. कैटेगरी में रखेंगे, हेक्सोस, बराबर। और ग्लूकोज Yes, के sir. अंदर अल्डिहाइड था या कीटोन, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो ग्लूकोज की पढ़ाई मैंने की है वो किसकी पढ़ाई की, अल्डो हेक्सोस की। बोलो हाँ के ना, बोल सकता हूं ना मैं ग्लूकोज को अल्डो हेक्सोस बोल सकता हूं या नहीं। यस सर। हाँ सर। पहली बात तो वो अल्डिहाइड कंटेनिंग होता है, बाद में वो 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, तो अल्डो हेक्सोस। अच्छा मुझे फ्रुक्टोज को मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, फ्रुक्टोज को मैं क्या बोल सकता हूँ, सर कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस बोल सकता हूँ। ये समझ में आता है, कीटो हेक्सोस क्यों, तो सर पहली सर बात तो क्योंकि उसके वो अंदर कीटो 6 कार्बन थे, उसके अंदर भी 6 कार्बन थे, और कंटेनिंग जो ग्रुप था वो कीटोनिक ग्रुप था वो, तो उसको सर आप कीटो हेक्सोस बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये जनरल टर्म्स को डिफाइन किया गया है, तो ये आप देख लेना। देखो वैसे तो आप प्रिपरेशन भी इसमें से फटाक से देख सकते हो, एक बार देख लो। चलो, क्या मैंने आपको सुक्रोज वाली इक्वेशन तो बता दी है, ये बताया ना थोड़ी देर पहले। यस सुक्रोज को सर। ऐसे तो प्रूफ किया कि वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंटेनिंग होता है, तो क्या यही इक्वेशन लिखी थी मैंने, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में चलेगी ना ये इक्वेशन, C12H20 में H2 ऐड करने से C6H12O6 और C6H12O6 बनता है,
और एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है। मैंने बोला एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है तो H+ आयन आप ले सकते हो। बोलो बराबर है। अब एक देखो स्टार्च का फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्टार्च। देखो स्टार्च का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। बोलो हाँ के ना। Yes, sir. हाँ सर। अगर पूरे मॉलिक्यूल्स में से Yes, H2O sir. को मैं कम कर दूं, पूरे मॉलिक्यूल में से अगर मैं H2O को कम कर दूं तो 12 हाइड्रोजन की जगह पे 10 रह जाएंगे। हाँ सर। और 6 ऑक्सीजन की जगह पे 5 ऑक्सीजन रह जाएंगे। यस सर। स्टार्च का फॉर्मूला बनता है वो C6H10 और O5 और होल ब्रैकेट कितना आएगा N, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, हमें पता नहीं कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। और जिसकी Yes, sir. कमी है स्टार्च, देखो स्टार्च के पास किस चीज की कमी है? H2O। तो अगर मैं उसके अंदर NH2O को प्लस कर देता हूं, एसिडिक मीडियम ले लिया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 393 केल्विन ले लिया, 223 ATM ले लिया, तो ये कंडीशंस याद करनी पड़ेगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड का ये क्वेश्चन बहुत है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कई बार पूछा गया है। अगर Okay, मैंने sir. एसिडिक मीडियम रखा, अगर मैंने 223 ATM रखा, अगर मैंने 393 केल्विन रखा, अब बताओ जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 बन जाएंगे ना। तो ये हो गई इंडस्ट्रियल मेथड। कमर्शियली ग्लूकोज को जो बनाया जाता है वो स्टार्च में से बनाया जाता है बेटा। तो ग्लूकोज के 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपके सिलेबस में है, दोनों के दोनों हाँ आपको सर। याद होने चाहिए बेटा। या तो आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बना दो, या तो फिर आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करके N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बना लो। ये दोनों हाँ। आप प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज को तो सर फिर स्टार्च तो हम लोग पोटैटो से निकाल सकते हैं ना? हाँ बस निकाल सकते हैं। और सेल्यूलोज का मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, लकड़ा जो बोलते हैं ना, लकड़ी जो होती है यस सर। उसको सेल्यूलोज बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन अभी जाके अच्छा। अभी मैं आपको डिफरेंस नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि अब उसमें अल्फा और बीटा ग्लूकोज का लोचा होता है। तो अभी तक आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज नहीं पता है, तो आगे चल के पता चलेगा। इनफैक्ट हम लोग ओके। इसी चैप्टर में स्टार्च का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे और सेल्यूलोज का भी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, और वहां जाके डिफरेंस पता चलेगा आपको कि स्टार्च और सेल्यूलोज में डिफरेंस क्या होता है। बोलो ठीक हाँ है। सर। अभी फिलहाल के लिए Yes, 2 sir. मेथड ऑफ Yes, तो sir. यहाँ तक हम लोगों ने नहीं, चैप्टर को तो हम लोगों ने आगे बीच बीच में से बहुत पढ़ लिया बेटा। अल्फा डी प्लस, ये D+ ग्लूकोज, L- ग्लूकोज, ये सब तो पढ़ा है। वो आगे चल के जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो वो हमको एक एज अ बेस काम आने वाला है। ठीक है। तो अभी टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज का टॉपिक कवर हो गया। ये टेबल नंबर 14.1 मैंने आपको समझा दिया। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हल्के में नहीं लेना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। ठीक है, मैं समझा तो दिया हूं आपको। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, है ना, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए इसको शुगर भी बोलते हैं। ये सब आप रीड कर लेना एक बार, है ना, ये हो जाएगा आपका। और मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, और इंट्रो आप अच्छे से पढ़ लेना। और तो यहाँ पर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो बना है, जो सर आपने बताया है हम लोग को कि ऊपर CHO, नीचे CH2OH, और फिर नीचे से ऊपर आपको बोलना है HOH, HOH, OHH और HOH। ये आखिर साइंटिस्ट की टीम को कैसे पता चला कि सर ये स्ट्रक्चर होता है? तो बस हमको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब वो कैसे आया ना, वो हमको समझना है। और ये भी एक बोर्ड लेवल पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके Yes, सर। sir. ओके बाय। थैंक यू सर। बाय। ओके सर। Bye, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.